हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन लेके आ गया हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। करंट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। टिल करंट तक हम लोगों ने लेक्चर कर लिया है ना। करंट तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, मतलब हम लोग का 6 चैप्टर पूरा एकदम कंप्लीट है, फुल डिटेल्ड में गए हैं। करंट के मेरे ख्याल से 11 लेक्चर्स हैं, उसके अभी डीपीपी लेक्चर मैं करवाऊंगा, है ना। और डीबीपी लेक्चर तो मैं करवाने ही वाला हूँ। उसके साथ ही मैंने करंट भी कंप्लीट करवा दिया है। 9 लेक्चर करंट के हुए हैं और 4 या 5 लेक्चर बिहेवियर ऑफ गैसेस, 6 लेक्चर होगा मे बी, 4 लेक्चर थर्मल फिनोमिना, 3 लेक्चर और किसी का नहीं, 3 लेक्चर केमिकल कैलकुलेशन। हाँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अब तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट है ना। तो मैंने चैप्टर नंबर 7 अभी आप लोगों को अभी मतलब मैं टच नहीं कर रहा हूं। चैप्टर 7 जो है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस का चैप्टर। मैं इसे टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे जो नंबर आते हैं वो आते हैं मात्र आपके 5 नंबर, है ना। और जो आपका चैप्टर 8 है, जो मैं यहाँ ऊपर हेडिंग दिया हूं, इससे आपका मोस्ट प्रोबेबली तो मतलब 30 नंबर या 35 नंबर है ना। तो सबसे पहले हम लोग ना इससे कवर करना ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद है। और एटॉमिक न्यूक्लियस बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब उसमें 5 में 5 आ जाएगा। केमिस्ट्री पोर्शन है ये। अब तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री थोड़ा मिला हुआ था, और अब ये पूरा यहाँ से पूरा केमिस्ट्री ही है ना। बिहेवियर ऑफ गैसेस केमिस्ट्री का चैप्टर था, केमिकल कैलकुलेशन था केमिस्ट्री का चैप्टर, तो वो दोनों भी केमिस्ट्री के पोर्शन है। ये चैप्टर 8 भी केमिस्ट्री का पोर्शन है। अच्छा, ये कितना चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर 8। मैं ना चैप्टर का अब इसमें सब डिवीजन करूंगा। 8.1, 8.2, 8.3, 8.1 होने वाला है पीरियोडिक टेबल के ऊपर पेपर, जिसे आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और फिर आएगा आयोनिक कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आने वाला है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 8.4 होगा आपका क्या बोलते हैं, 8.4 आपका इनऑर्गेनिक हो गया। मेटलर्जी, एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइसिस आपका आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस 8.5 में होने वाला है आपके लिए मेटलर्जी, और 8.6 में होने वाला है आपका लास्ट बन गया वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसका मैंने सब डिवीजन कर दिया। 8.6 यूनिट, हाँ जी, 8.6 यूनिट, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले एक बार मार्क्स देख लेते हैं, कितने कितने नंबर का क्या आता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका मार्क्स बन रहा है। यहाँ से 6 नंबर यहाँ से, उसके बाद 6 नंबर यहाँ से, फिर 6 नंबर यहाँ से, और फिर 8 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, छह नंबर आपके यहाँ से है, 8 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, और 6 नहीं 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ। तो इसे जब कैलकुलेट किया जाए ना, नंबर देखोगे ना, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर आपका कवर हो रहा है। वेटेज जो है चैप्टर का, आपका जो मार्क्स का वेटेज है इस पोर्शन से, चैप्टर 8 के पोर्शन से, तो भैया मतलब यकीन नहीं होगा जब मैं प्लस करने वाला हूँ। देखना 6 कितना हो गया, 36 प्लस 16 प्लस 5 कितना हो गया? एक मिनट, 18 प्लस 16 प्लस 5 14, 5 19, एक 39 नंबर
मतलब भैया 40 नंबर। मैं जो दावा कर रहा था कि भैया 30 से 35, वो भी नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा नंबर 39, बहुत ज्यादा मायने रखता है 39। और 39 में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो भाई 35 इसमें उठा ही लेते हैं, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक आपको यहाँ से पूरे नंबर दे जाता है, भले ही हार्ड है लेकिन आ जाता है। पीरियोडिक टेबल इसमें पूरा उठाने वाला चैप्टर है, आयनिक कोवेलेंट उठाने वाला चैप्टर है, और ये दिक्कत होता है इसमें, और आप इनऑर्गेनिक भी समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको दिक्कत होगा इन दोनों चैप्टर में, जिसके लिए मैं हूं। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक वगैरह बतला दूंगा जिससे आपको लर्न करने में सुविधा हो जाए, क्योंकि इसमें आपको याद करना ज्यादा पड़ेगा। तो ये 39 नंबर यहाँ। आज हम लोग पहले से 12 + 12, 8 + 5 कुछ हम लोग कवर किए हैं, जो हम 41 कवर कर दिए हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 41 हम लोगों ने कवर कर दिया है, और कुछ होगा इसके साथ 48 + 4 होगा यहाँ। ठीक है, मतलब ये डिवीजन मुझे नहीं पता, लेकिन तभी हम लोगों ने 41 कवर कर दिया है ऑलरेडी। 10 नंबर बचा है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी 41 कवर कर दिया है, जिसे हम लोग को प्लस करके मिल रहा है 80 नंबर। और जो 10 नंबर अपना बचा, वो 10 नंबर बचा है 5 फर्स्ट चैप्टर का, और 5 बचा है सेकंड चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको एकदम एंड में करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में अगर आप बुक रीड कर लिए हो तो आप 5 में से 5 उठा लोगे। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के ऊपर है, वो साइंस, उसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। और जो आपका सेकंड चैप्टर है उस पर भी मैं आपको 5 स्कोर करवा दूंगा। तो भैया आपके 80 मार्क्स हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। तो हम लोग इसके बाद, मतलब जितना हम लोग डिटेल बात कर ली आपसे कि हम लोग कैसे कैसे कवर करेंगे, तो आज का जो लेक्चर होगा वो होने वाला है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। किसके ऊपर? कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डाल लो, पीरियोडिक टेबल। आप इसे लिख सकते हो 8.1। चैनल का नाम तो लिख दें, है ना, लेक्चर 1। आप इसे लेक्चर जरूर करके लिखते जाना, क्योंकि लेक्चर से आपको थोड़ा कंफर्ट रहोगे देखने में। लेक्चर वाइज अगर आप कुछ भूलते हो तो आप मेरे लेक्चर में वापस आके देख सकते हो, अच्छा ये लेक्चर नंबर 1 का है ना, अगर आप कुछ भूलते हो। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सुनते ही मन में तो भैया सबके पीरियोडिक टेबल बनता होगा, जो आप लोगों ने पहले भी कभी देखा होगा, जो कुछ ऐसा देखने में होता है। 2 बिल्डिंग यहाँ रहता है, 6 बिल्डिंग यहाँ रहता है। ठीक है, मान लो ये कुछ 6 बिल्डिंग है, और यहाँ 10 बिल्डिंग रहता है, और यहाँ 2 बिल्डिंग रहता है, 2 ऐसे रहता है। तो आपके मन में यही पीरियोडिक टेबल का नक्शा, मतलब जो मैप है, जो पीरियोडिक टेबल का फोटो है, वो आपके मन में आ जाता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, इस पीरियोडिक टेबल के पहुंचने के पहले का इतिहास, पीरियोडिक टेबल पहुंचने के पहले का कुछ साइंटिस्ट आए, डॉबेराइनर, लोथर मेयर, मेंडलीफ, जिन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल में क्लासिफाई करने की कोशिश की, है ना। तो रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं क्या था। रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन था भाई कि हम लोग, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए, मतलब देखो क्या जरूरत था कि भैया पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश हुई। क्या जरूरत था? जरूरत ये था कि भैया आप हर एक एलिमेंट का, हमारे अब तक दुनिया में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 टोटल, है ना। 118 एलिमेंट्स का अगर अब मैं पर्टिकुलर आपसे बोलूं कि भैया जाके इस एलिमेंट का आप मुझे प्रॉपर्टी बतलाओ, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
मतलब याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन का याद कर सकते हो, हीलियम का याद कर सकते हो। आपसे मैंने पूछ दिया स्कैंडियम का क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इस चीज के लिए, इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए भैया कि पढ़ने में आसानी हो, पीरियोडिक टेबल का मतलब बनाने की कोशिश शुरू हुई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मारा डॉबेराइनर ने। जब पहले समझते पीरियोडिक होता क्या है। पीरियोडिक मतलब आप बोल सकते हो सीरियल वाइज। क्या बोल सकते हो? सीरियल वाइज। मतलब पीरियोडिक मतलब हर एक चीज के बाद रिपीट होना। सीरियल वाइज यानी हर एक चीज के बाद रिपीट होना। जैसे कि पीरियोडिक आपका, जैसे आपके 7 डेज हैं, है ना, वीक में। तो वो देखो संडे खत्म होता है तो फिर मंडे आता है, फिर आप सोचते हो मंडे के अलावा कुछ और है, मतलब 7 डेज है। मान लो आप सैटरडे में हो, फिर संडे हुआ, तो आप सोचोगे कि भैया अब फिर मंडे आएगा। कोई और दिन नहीं सेट नहीं दिया गया था, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये साथ ही बनाया गया और ये घूम फिरा के ये पीरियोडिकली चल रहे थे। उसी चीज को पीरियोडिक कहा जाता है। ठीक है, उसी चीज को क्या कहते हैं? पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक का हम लोगों ने मतलब ये समझ लिया। अब जो पहला अटेम्प्ट मारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर वो थे डॉबेराइनर ट्रेड। डॉबेराइनर, जिनका लॉ था, डॉबेराइनर ट्रेड्स बोलते हैं उनके, जो ये लॉ दिए इन्होंने। मैंने जैसा कि पहला अटेम्प्ट मारा डॉबेराइनर्स ने पीरियोडिक टेबल को मतलब बनाने के लिए कि वह पीरियोडिक टेबल हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया when the elements are arranged in order of their increasing atomic masses, ये masses है, masses, अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। masses और है आपका पोटेशियम यानी के। आपको सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो पीरियोडिक टेबल इसी के लिए है कि आप लोग अपना सबका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर आप एक बार पढ़ लो। वैसे तो मैंने केमिकल कैलकुलेशन में भी आप लोगों को 20 एलिमेंट तक का मैं लिखवा दिया हूं, 20 एलिमेंट तक का अभी तक तो आपको जरूरत है ही 10 तक, उसके बाद तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एक मिनट, एटॉमिक मास की बात हो रही है। एटॉमिक मास होता है 6, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है 3। सोडियम 23 और इसका होता है 11। ये मेरा मास है और ये मेरा एटॉमिक नंबर है। इसे Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर और A से एटॉमिक मास डिनोट होता है। और फिर आपका आता है पोटेशियम, जिसका होता है 39 और ये होता है 19। ठीक है, ये होता है 39, ये होता है 19। अब देखो, अब लॉ पे आते हैं। लॉ कह रहा है कि इसको हम लोग देखो भाई, ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से सेम है, मतलब अरेंज किया हुआ है ना। देखो इंक्रीज हो रहा है, 3 के बाद 23 आया, फिर 39 आया, है ना, मतलब बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रेड क्या लगा उनका। उन्होंने कहा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास सॉरी, लिथियम का जो एटॉमिक मास है और जो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, यानी 39 और 6 को प्लस कर दो आप और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है आपका 45/2। मतलब आपका मिलेगा आपको यहां से वैल्यू 22.5। आपको यहां से देखो भाई 22.5 मिल रहा है ना, 22.5 ही आएगा। 22.5। तो आपको दिख रहा है 22.5 23 के ऑलमोस्ट करीब है। जैसा कि मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। अरिथमेटिक मीन इसी को कहते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब
दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 या फिर जितना अरिथमेटिक मीन यही होता है, 2 को प्लस कर दिया डिवाइड बाय 2, जैसे आप एवरेज निकालते थे। तो 22.5 लगभग 30 के करीब है, लगभग, मतलब लॉ ट्रेड आपको यही बतलाने मांग रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जो है कैल्शियम, जो है अपना कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, इसका 40, 88 और 137, ठीक है, इसका 40, 88 और 137, ये मैंने एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसको प्लस करते हैं अपन, 40 प्लस 137 बाई 2, देखो कितना आ रहा है, 7 का 7, 7 का 7 और 1, तो 88 पॉइंट कुछ आ रहा है, 88.5 में भी देखते हैं। अगर यहाँ पे कटाइए, चलो काटते हैं, 8 टाइम 1, 8 टाइम और 5, 88.5, तो देखो इसका आसपास का वैल्यू है 88, ठीक है। तो इन्होंने यही लॉ दिया, देखो इसमें भी देखो अरेंज है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार, है ना। अब इनका ना लॉ उतना एप्लीकेबल नहीं था। पहले के जमाने में क्या होता था कि दिया एक किसी ने लॉ दिया, सारे साइंटिस्ट उसमें भिड़ जाते थे, उस लॉ में कुछ गलत चीज निकालने के लिए, मतलब क्या वो सही है ये सब ढूंढने के लिए, है ना, मतलब वो सही है कि नहीं है, मतलब उसके लेके बहुत जद्दोजहद होने लगा था। तो डॉबेराइनर का लास्ट में ट्रेड को गलत बतला दिया गया, जो कि एकदम सही। तो यहां पे भी डाल लो फेलियर ऑफ डॉबेराइनर, या फिर से ऐसे लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ डॉबेराइनर ट्रेड। डॉबेराइनर ट्रेड, he failed to arrange all the elements, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, in the form of trend के फॉर्म में। तो ये यही इनका एक लौता ड्रॉबैक निकला, मतलब आप लोगों की बुक में एक लौता ड्रॉबैक ही, और यही पूछेगा आपसे, एक ही नंबर में इनका आपसे ट्रेड भी पूछ सकता है, 2 नंबर में आपसे ट्रेड पूछ सकता है, और 1 नंबर में आपसे इनका ड्रॉबैक पूछ सकता है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में भी एक ही ड्रॉबैक पढ़ना है। अब ये डॉबेराइनर तो हो गए फेल। अब इनके बाद आप लोगों के बुक में लोथर मेयर का नाम, इसका नाम है लोथर मेयर का। तो लोथर मेयर जानने के पहले आप लोग एटॉमिक वॉल्यूम लिख लीजिए, क्योंकि उन्होंने इसी के बारे में लेके एक्सप्लेन किया। एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में, तो इट इज डिफाइंड as the volume occupied by 1 gram atom of an element in solid state. 1 gram atom consists of 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है, मतलब एवोगाड्रो एटम्स के बराबर है ये, फिर से लिख देते हैं 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स के बराबर।
एटॉमिक वॉल्यूम यही बोलता है कि भैया एलिमेंट्स का जो वॉल्यूम है, अगर 1 ग्राम एटम का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसी को हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम बोलेंगे। अच्छा 1 ग्राम एटम आप लोग क्या समझ रहे हो, पहले ये बताओ। 1 ग्राम एटम आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया 1 ग्राम एटम का 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम एटम मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास सोडियम एलिमेंट, पोटेशियम एलिमेंट, लिथियम 23, 39, 6, ठीक है, और फिर कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, एंटियम, तो इनका जो ये 23 है ना, 23 आप लोग क्या बोलते हो एटॉमिक मास, इसमें ग्राम लगाते हो आप लोग, तो 1 ग्राम एटम इसी को बोलते हैं। 1 ग्राम एटम में 23 ग्राम, जैसे मैंने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो आप लोग बोलोगे भैया 23 ग्राम सोडियम की बात हो रही है। 1 ग्राम एटम यानी कि यहाँ 23 ग्राम सोडियम की बात हो रही है। फिर देखोगे मैंने कहा 2 ग्राम्स ऑफ लिथियम, तो आप सोचोगे अच्छा यहाँ पे 6 होता है तो मतलब 12 ग्राम के बारे में बात हो रहा है भैया लिथियम का ही, है ना। मैंने कहा 3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर 1, एक मिनट, हाँ उसका मास नंबर 1, तो आप बोलोगे भैया 1, तो इसका 3 ग्राम की बात हो रही है हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। मतलब आप समझ ही गए होगे, मतलब इसको जो है ये जो पर्टिकुलर है ना, इसको ही 1 ग्राम एटम से कहा जाता है। मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो ऐसे, इसको आप लिख लियोगे एटॉमिक वॉल्यूम को, लिख लो ऐसे आप लोग यूं कि मैंने सोडियम का मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल में ले लो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम में 23 ग्राम में 1 ग्राम एटम। अच्छा अगर मैंने कहा कि भैया 46 46 ग्राम में बदलाव कितना है, तो ये बात करते हैं 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम की। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम कंसिस्ट ऑफ, आप कितना करोगे यूनिटरी मेथड 1/23 पहले नीचे आएगा फिर 46 जाएगा और ग्राम एटम हो जाएगा, यानी आप 2 ग्राम एटम के बारे में बात कर रहे हो। अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो मेरा लेक्चर, तो आप शायद डायरेक्ट मेरे लेक्चर में आ गए हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर 3 में विच इज केमिकल कैलकुलेशन, मैंने वहां पे यूनिटरी मेथड का मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, वहां सिर्फ यूनिटरी मेथड ही काम करने वाला है, जिसका आपको आदत पड़ जाएगा, और उसका मैंने एक तरीका भी बतलाया हुआ है, ठीक है। वैसे आप जान लो यहाँ पे भी शॉर्टकट से कि भैया जो जिसका हम लोगों को 2 क्वांटिटी गिवन है, जैसे मान लो हमारे पास 2 क्वांटिटी मैंने दिया हुआ था, मैंने कहा 46 ग्राम एटम में 46 ग्राम में सोडियम का कितना होगा, आपको सोडियम का पता है 23 ग्राम में 1 ग्राम एटम, तो आप सोचोगे अच्छा ये मेरे पास 2 ठो दिया हुआ है, तो आप इसे यहाँ पे जिसके पास पहले 2 ठो दिया हुआ है, जिसमें आपको 2 चीजें पता है, देख लो भैया आपको यहाँ 46 और 23 पता है, तो आपको जानते हो भैया 46 में 1 ग्राम एटम है, तो पहले आप निकालोगे यहाँ पे 1 का कितना होगा, तो 1 का हो जाएगा 1/23, 46 का कितना होगा 1/23 इंटू 46, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होगे, हमको जहां तक लगता है मतलब आप समझ ही गए होगे, तो रब करते हैं। अब इसी पे लोथरमेयर ने एक कर्व दिया, ठीक है, लोथरमेयर ने एक कर्व दिया, कुछ ऐसा कर्व, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहां पे हमारा अल्काली मेटल होगा, यहां अपना मेटल होगा,
यहां अपना ट्रांजिशन एलिमेंट होगा और यहां अपना नॉन मेटल होगा और यहां फिर आपका अल्कली आ जाएगा, आएगा ना, पीक पे पीक देखो अल्कली। यही उन्होंने कर दिया कि भैया पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्काली मेटल से, फिर आएंगे तो जो ये डिसेंडिंग है कर्व है वो देगा हमको मेटल, यहाँ मेटल रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ नॉन मेटल। अच्छा, मेटल नॉन मेटल तो आप लोगों को पता ही होगा, नया वर्ड है आपके लिए अल्काली और ट्रांजिशन, है ना। यही तो आपके लिए नई बात है कि अल्काली क्या होता है और ट्रांजिशन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि एक काम क्या करना है, कुछ अल्काली मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये जब आप लोगों को मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा तो उसके साथ आप बहुत सारा एलिमेंट पढ़ोगे, ट्रांजिशनिक, ट्रांजिशन, अल्काली, अल्काली अर्थ मेटल, कैलाकोजेन, हालोजेन, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो तब तक के लिए तो भी आप जान लो कि भैया ये भी एक टाइप का इसमें एलिमेंट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, इसमें भी एक एलिमेंट इंक्लूडेड रहता है ऐसा कुछ। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अरेंज द फॉलोइंग in the increasing in the curve of atomic volume। मैंने कहा कर्व पे अरेंज करके दिखलाओ, तो आप लोग क्या करोगे, अच्छा ये पहले एलिमेंट हो जाए, एलिमेंट आपका पोटेशियम, आयरन, आस्पेटाइन और आपका, तो मैं आपको बतला देता हूं कि भैया कौन सा एलिमेंट है। ये अल्काली मेटल है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपका नॉन मेटल है, ये भी आपका नॉन मेटल है, मतलब ये दोनों आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो आप कर्व में कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां अपना पोटेशियम होगा, यहां पे अपना आयरन होने वाला है, फिर आपका थोड़ा ऊपर ब्रोमाइन होने वाला है और ये आस्पेटाइन होने वाला है। मैं आपको बतला दूंगा ये क्यों नीचे है, जब आप मेरे पास जब मैं आपको मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, एस्पेटाइन ना थोड़ा दूर होता है, मतलब अभी आप लोग एटॉमिक नंबर छोड़ो उसका, एस्पेटाइन अल्काली मेटल से थोड़ा दूर होता है, तो इसके लिए ये नीचे है, देखो अल्काली मेटल्स। और ब्रोमाइन थोड़ा करीब होता है, ब्रोमाइन थोड़ा करीब होता है अल्काली मेटल का, तो इसी के लिए ऊपर है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने क्या कहा था, सबसे कम इसका, फिर आपका सबसे कम, फिर आपका सबसे कम और सबसे ज्यादा, ऐसे आप अरेंज भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ कर्व वाला दिया था, लेकिन आप इस तरह अरेंज भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इस तरह अरेंज कर ही लोगे, क्योंकि देखो ये नीचे है तो ये तो भैया इससे कम ही है ना, इससे तो ये, इसका तो मतलब एटॉमिक वॉल्यूम कम ही है, इसका ज्यादा है, ये पहले गया। और आंख बंद करके पहले तो आपको इसमें ये कर लेना था कि भैया सबसे पहले तो मेरा Fe होने वाला है और सबसे लास्ट में K होने वाला है। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर में आपको अरेंज करना हुआ तो आप आंख बंद करके तो पहले भैया एंड में तो आपका अल्काली मेटल होने वाला है, और मतलब लास्ट में इस तरफ से, और एंड फर्स्ट में आपका ट्रांजिशन होने वाला है। अब इसके बीच में आपको देखना है, तो इसके बीच में आप देख रहे हो कि भैया एस्पेटाइन तो कम है ब्रोमाइन से, तो आप इसे इस तरह लिख लोगे और हो जाएगा, ठीक है। एक चीज नोट कर लो,
क्या कर लो नोट बोल के। नंबर 1, अच्छा इसे इन एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, इसमें आप लिखो नंबर 1 अल्काली मेटल्स आर occupied peak metals, ये metals occupied descending curve, फिर आता है ट्रांजिशन elements are occupied the at minima नंबर 4 मिनिमा, अच्छा मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ पहले। एंड नॉन मेटल्स occupies the ascending curve, ठीक है, नॉन मेटल्स occupies the ascending curve। अब बगल में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, यहां लिख देना अल्काली मेटल पीक, इसको कहते हैं, ये होता है आपका असेंडिंग कर्व जो नीचे की तरफ झुक रहा है, तो ये आपका होता है मेटल, ये होता है आपका ट्रांजिशन, ये होता है आपका अल्काली, फिर आता है क्योंकि ये भी पीक है और ये नॉन पीक, मतलब ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, इन तीनों का मेन काम है ना। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका लेक्चर हम लोग मतलब लोथर में कर लिया है, उसके बाद मेंडलीव बचा है, और उसके बाद अपन करेंगे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो नील्स बोर जिन्होंने नील्स बोर ने दिया था। तो हम लोग आज की दुनिया में हम लोग नील्स बोर वाले पढ़ते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में ही एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।